आईएएस नीरजा मंडल की जुर्म के खिलाफ जंग और इंसाफ की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर। रात के अंधेरे में नीरजा की कार तेजी से बंगले की तरफ चले जा रही थी। नीरजा के दिमाग में अभी भी उस भयानक हादसे से जुड़े हुए सवाल चल रहे थे। उसके गार्ड ने धीमे से कहा, मैम, बंगला आ गया। नीरजा ने झटके से पलक झपकते हुए कहा, हाँ। गार्ड ने तुरंत उतरकर कार का पिछला दरवाजा खोला, जहां से उतरकर नीरजा चुपचाप बंगले में चली गई। नीरजा का सरकारी बंगला काफी बड़ा था। वहां भी उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से गार्ड्स तैनात रहा करते थे। नीरजा बंगले के हॉल में जाकर बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। नीरजा ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो नवल का कॉल आ रहा था। नीरजा ने कॉल उठाया ही था कि फोन के दूसरी तरफ से नवल ने कहा, नीरजा, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? नीरजा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, वो थोड़ा काम में बिजी थी, इसीलिए नहीं उठा पाई। सब कुछ ठीक तो है ना नीरजा? नवल ने उससे पूछा। नीरजा ने प्यार से कहा, हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बस थकान कुछ ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, तुम आराम करो, बोलकर नवल ने कॉल रख दी। नीरजा नवल को क्या बताती कि अभी कुछ देर पहले उसने अपनी आंखों के सामने क्या देखा। वो नहीं चाहती थी कि नवल उसकी वजह से थोड़ा सा भी परेशान हो। वो चुपचाप अपने रूम में बेड पर जाकर लेट गई। सुबह के 9 बज रहे थे। नीरजा अपने बंगले में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसका फोन बाहर टेबल पर रखे हुए वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपना फोन उठा सके। नीरजा वैसे भी देर से नींद खुलने की वजह से ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। वो फटाफट रेडी होकर बंगले से बाहर निकली तो नारायण और गार्ड कार के पास खड़े हुए थे। नीरजा जैसे ही कार के पास पहुंची, गार्ड ने धीमी आवाज में नीरजा से कहा, मैम, एसपी साहब ने आपसे मिलने के लिए कहा है। कल जो केस हुआ उसके सिलसिले में उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। वो कुछ ही देर में कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे। नीरजा ने गंभीर स्वर में कहा, एसपी साहब को इन्फॉर्म कर दो, उन्हें कलेक्ट्रेट आने की कोई जरूरत नहीं। वो बस उस केस की जांच पूरी करें। पहले कलेक्ट्रेट चलो, उसके बाद हम एसपी ऑफिस चलेंगे। जी मैडम। ये बोलकर गार्ड ने कार का पिछला गेट खोला और नीरजा कार में बैठ गई। नीरजा की कार कलेक्ट्रेट के रास्ते पर थी। नीरजा ने अपना फोन देखा तो उस पर नवल के 4 मिस्ड कॉल्स थे। नीरजा ने उसे कॉल बैक किया तो नवल का फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। तभी नीरजा की कार वहां से गुजरी जहां कल नीरजा को उस जलती हुई लड़की की चीखें सुनाई दी थी। उस जगह को देखते ही नीरजा एकदम से घबरा गई। उसकी आंखों के सामने फिर से उसी लड़की का चेहरा आ गया। नीरजा ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली और उस तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की। कुछ ही देर में नीरजा अपने ऑफिस पहुंची तो वहां के गार्ड ने उसे बताया, मैम, कोई बहुत देर से कैबिन में आपका इंतजार कर रहा है। नीरजा ने अपने कैबिन में जाकर देखा तो उसने चौंक कर कहा, नवल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हें कॉल किया तो तुमने उठाया ही नहीं। मैं यहाँ कुछ काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। नीरजा ने नवल के पास जाकर कहा, वो एक्चुअली फोन साइलेंट पर था, इसीलिए तुम्हारा कॉल नहीं देख पाई। नवल ने धीमे से कहा, हाँ कलेक्टर साहिबा, पता है आप बहुत बिजी रहती हैं, इसीलिए हमने खुद समय निकाल लिया। नीरजा ने कहा, देखो ना, अभी तुम आए हो और अब मुझे एसपी ऑफिस के लिए निकलना है। इतना बोलकर नीरजा ने अपनी टेबल से 2 फाइल्स उठाई और उन्हें देखते हुए नवल से कहा, सच में मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूं ना? नवल ने नीरजा को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम्हारा काम ही कुछ ऐसा है। चलो ठीक है, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं भी निकलता हूं, मुझे भी कुछ काम है। नीरजा ने कुछ देर तक नवल को एकटक देखा और बोली, थैंक्स नवल, मुझे इतना समझने के लिए। नवल नीरजा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, चले, तुम्हें देर हो रही होगी। नीरजा और नवल एक साथ ऑफिस से निकल गए।
नीरजा अपनी कार में आकर बैठ गई और नवल अपनी कार में वहां से दूसरी तरफ निकल गया। नीरजा की कार एसपी ऑफिस की तरफ तेजी से चली जा रही थी। कलेक्ट्रेट से एसपी ऑफिस लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। कुछ ही देर में नीरजा की कार एसपी ऑफिस के सामने जाकर खड़ी हो गई। नीरजा ने कार से देखा कि ऑफिस की गैलरी में 2 रिपोर्टर्स डायरी और पेन लेकर खड़े हुए थे, जो एसपी रघुवीर मीणा से कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही नीरजा की कार वहां पर पहुंची, उस ऑफिस में एकदम से शांति का माहौल छा गया। सारे पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ऑफिस के अंदर भागे। सभी अपने अपने काम में लग गए। एसपी रघुवीर मीणा भी तुरंत नीरजा की कार के पास पहुंचा। नीरजा ने कार से उतरकर एसपी से सीधा एक सवाल पूछा, मीणा जी, कल के उस केस के बारे में कुछ पता चला? एसपी ने गंभीरता से कहा, मैम, उस लड़की का नाम अंजलि था। वो समोड़े गांव के एक किसान की बेटी थी। घर वालों से पूछताछ करने पर पता चला है कि कुछ दिनों से उसने खाना खाना छोड़ दिया था और थोड़ा परेशान भी रहने लगी थी। ये लड़की एक एनजीओ में काम किया करती थी मैडम। फिलहाल ज्यादा कुछ पता नहीं चला है उसके बारे में। उसके घर वाले भी पूरी बात बताने की हालत में नहीं थे। किस एनजीओ में काम करती थी अंजलि? वहां जाकर कुछ पूछताछ की आप लोगों ने? नीरजा ने पूछा। एसपी रघुवीर मीणा बोला, हाँ मैम, मैंने सुबह ही वहां के लिए एक टीम रवाना कर दी थी। वो लोग कुछ ही देर में पूछताछ करके वापस ही आते होंगे। नीरजा ने एसपी ऑफिस की तरफ देखते हुए कहा, वैसे वो 2 रिपोर्टर्स क्या पूछ रहे थे आपसे? एसपी धीमे से कहा, मैम, वो भी उसी लड़की अंजलि के बारे में पूछ रहे थे। इन लोगों का तो काम ही यही है, पुलिस की कमी निकालना। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलिए, मैं उस लड़की अंजलि के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। एसपी से इतना बोलकर नीरजा अपनी कार में बैठ गई। एसपी फौरन जाकर अपनी जीप में बैठा और दोनों की गाड़ियां सायरन बजाते हुए समोड़े गांव के लिए निकल गई। नीरजा कार में बैठे हुए एसपी रघुवीर मीणा ने जो बातें बताई उस बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई होगी अंजलि को, जो उसने खाना पीना छोड़ दिया। 30 किलोमीटर का सफर तय करके नीरजा अंजलि के गांव पहुंची। एसपी और नीरजा की कार अंजलि के घर के सामने जाकर खड़ी हुई। नीरजा ने देखा कि अंजलि के घर के सामने गांव के बहुत सारे लोग जमा थे। कलेक्टर और एसपी को एक साथ देखकर सभी लोग थोड़ा सा चौंक गए। नीरजा कार से उतरकर अंजलि के घर की तरफ जाने लगी। एसपी रघुवीर मीणा, नारायण और नीरजा के गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। नीरजा ने देखा कि अंजलि के घर वाले उनके कच्चे घर के आंगन पर बैठे हुए आंसू बहाए जा रहे थे और उनके सामने अंजलि की जली लाश रखी हुई थी, जिसका अंतिम संस्कार होना अभी बाकी था। तभी भीड़ में से एक आदमी एसपी और कलेक्टर को देखकर वहां से तुरंत निकल गया। भीड़ से निकलकर वो आदमी एक तरफ आया और उसने अपने फोन से किसी को कॉल लगाया। कॉल लगते ही उसने बहुत ही सतर्क नजरों से इधर उधर देखा, मानो आश्वस्त हो जाना चाहता हो कि कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर बहुत ही धीरे स्वर में कहा, यहाँ लड़की के घर पर एसपी और कलेक्टर मैडम पहुंचे हैं। ये नई कलेक्टर कहीं मामला बढ़ा ना दे, इसको संभालना पड़ेगा। आखिर कौन था वो आदमी? क्या अंजलि की मौत से उसका कोई लेना देना था? आखिर वो आदमी किसे नीरजा के बारे में बता रहा था? क्या नीरजा पर भी कोई खतरा मंडरा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सुन रहे हैं आईएएस नीरजा मंडल की जुर्म के खिलाफ जंग और इंसाफ की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर। नीरजा अपने बंगले से निकलकर एसपी रघुवीर मीणा के साथ अंजलि के घर उसके परिवार वालों से मिलने पहुंची थी। उसने वहां देखा कि अंजलि के माता पिता और एक छोटा भाई उसकी लाश के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। नीरजा और एसपी को देखकर अंजलि का पिता उनके करीब आया और हाथ जोड़कर उनसे रोते हुए पूछा, बताइए ना मैडम, किसने मार दिया मेरी बच्ची को? नीरजा अंजलि के पिता की आंखों में बेबसी और अपनी बच्ची को खोने का दुख साफ साफ देख पा रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी।
नीरजा ने उनसे धीमे से कहा, अभी तो मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जिसने भी अंजलि के साथ ये सब किया है उसे सजा मिलकर रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारी मदद करनी होगी। जी मैडम, आप जैसा भी बोलेंगी हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। नीरजा ने अंजलि के पिता से कहा, आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अंजलि के पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। उसके इतना कहते ही नीरजा ने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। मैं यहाँ एक कलेक्टर नहीं बल्कि आम आदमी की हैसियत से आपसे मिलने आई हूं। महसूस कर सकती हूं कि इस वक्त आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। वैसे आप ये बताइए, अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई उसे परेशान करता था? अंजलि के पिता ने कहा, नहीं मैडम, हमारी अंजू बहुत ही खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। वो हर किसी से प्यार से और हंसकर बात किया करती थी। उसकी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक दिन हम सब रात में खाना खा रहे थे, तब उसे किसी का फोन आया था। उसके बाद से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। नीरजा ने गंभीरता से पूछा, किसका फोन था? पिता ने कहा, हमने कई बार उससे पूछा लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं थी। उसने बस इतना कह दिया कि उसके एनजीओ में काम कुछ ज्यादा है, इसीलिए वहां का वर्कलोड है। उसने उस दिन के बाद से ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। नीरजा कड़ी धूप में खड़े होकर अंजलि के पिता से ये सब पूछ रही थी। उसे पसीना आ रहा था, लेकिन तेज धूप में उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सारे गांव वाले उसे ही देखे जा रहे थे कि एक लेडी कलेक्टर कितने सरल स्वभाव की है और कितनी मजबूत भी। नीरजा ने अंजलि के पिता से पूछा, वैसे अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड या किसी को वो पसंद करती हो? अंजलि के पिता ने जवाब दिया, वो बहुत खुले दिल की लड़की थी। मुझसे और उसकी माँ से हर बात बताती थी। ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। नीरजा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोली, जी शुक्रिया, आपने ऐसे वक्त में हमसे बात की। जानती हूँ ये समय मुश्किल है, लेकिन आप लोग खुद को संभालिए और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कीजिए। इतना बोलकर नीरजा ने एसपी रघुवीर मीणा से कहा, आपसे कुछ बात करनी है। एसपी ने तुरंत कहा, जी मैडम जी, बोलिए ना। नीरजा अपनी कार की तरफ जाने लगी। उसके साथ साथ एसपी भी उसी तरफ चला जा रहा था। नीरजा ने उससे पूछा, कल रात कोई मोबाइल फोन उस कार के पास से मिला था क्या? एसपी ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, कोई फोन नहीं मिला वहां से। फॉरेंसिक्स ने कार की अच्छी तरह से जांच की है, वहां से एविडेंस के रूप में कुछ भी नहीं मिला था। बस अब उनकी रिपोर्ट आ जाए तो बाकी चीजें पता चले। नीरजा ने सख्ती से कहा, ठीक है, तो जल्द ही रिपोर्ट मंगवाकर मुझे दिखाइए। और आपकी टीम कब से उस एनजीओ में पूछताछ करने गई है? अभी तक क्यों नहीं लौटे वो लोग? एसपी रघुवीर मीणा ने धीमे से कहा, मैम शायद वो लोग थाने पहुंच चुके होंगे। मैं वहां जाकर सारी रिपोर्ट कलेक्ट्रेट ले आता हूँ। ठीक है, जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। ये बोलकर नीरजा अपनी कार में बैठ गई। नारायण और गार्ड भी फौरन कार में बैठे। नीरजा वहां से चली गई। रास्ते में जाते हुए नारायण ने धीमे से नीरजा से कहा, मैडम, वैसे मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे ये सब कहने का, लेकिन एक बात कहूं? नीरजा ने प्यार से कहा, अरे नारायण जी कहिए ना, क्या बात है? मैडम, आप इस केस में क्यों फंस रही हैं? कातिल का पता लगाना पुलिस का काम है, उन्हें पता करने दीजिए ना। वैसे भी आप दिन रात इतना बिजी रहती हैं, अब ये एक और टेंशन अपने सर पर मत लीजिए। नीरजा ने नारायण को समझाते हुए कहा, कैसे न लूं नारायण जी? देखा नहीं कल कितनी बुरी तरह से किसी ने उस लड़की को मार दिया? यहाँ क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। नारायण ने कहा,
हाँ मैडम, कल जो हुआ वो सच में बहुत खौफनाक था। इससे ये पता चलता है कि आज भी हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आपको देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है मैडम। इतने कलेक्टर यहाँ आए गए, लेकिन आप पहली ऐसी हैं जिसने इस जिले के लिए इतना कुछ किया है, और अब यहाँ से क्राइम खत्म करने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। वैसे कहाँ, सीधा कलेक्ट्रेट ही चलना है मैडम या फिर कहीं और? नारायण ने नीरजा से पूछा। नीरजा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, नहीं, आज कहीं बाहर के काम तो नहीं है, कलेक्ट्रेट ही ले लीजिए। कुछ ही देर में नीरजा अपने ऑफिस पहुंच गई। कार से उतरकर गार्ड ने तुरंत नीरजा की तरफ का दरवाजा खोला। नीरजा अपनी फाइल्स और बैग उठाकर कार से उतरी और सीधे ऑफिस में चली गई। नीरजा ने जाकर अपनी टेबल पर फाइल्स और बैग रखे और एक गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी ग्लास को उठाकर पानी पिया और सोचने लगी कि आखिर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। इससे पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल अचानक से, या कुछ हुआ भी है तो मुझे पता नहीं चला। कैसे भी करके पता करना ही होगा कि आखिर अंजलि उस कार में पहुंची कैसे। नीरजा ये सब सोच ही रही थी, तभी एक गार्ड ने उसके कैबिन में आकर कहा, मैम, एसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। नीरजा ने धीमे से कहा, ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। जी मैडम। बोलकर वो गार्ड वहां से चला गया। उसके जाते ही अपने हाथ में 2 फाइल्स लेकर एसपी नीरजा के कैबिन में एंटर हुआ। नीरजा ने उसे देखते हुए कहा, अरे बहुत जल्दी आ गए आप तो, आइए बैठिए। एसपी ने नीरजा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर नीरजा के टेबल के सामने लगी 2 चेयर में से एक पर बैठ गया। नीरजा ने उससे पूछा, हाँ तो बताइए, क्या पता चला है? एसपी रघुवीर मीणा ने गंभीरता के साथ कहा, मैडम, मेरी टीम एनजीओ से आ चुकी है। संकल्प एनजीओ ये एक संस्था है जहां अंजलि काम किया करती थी। इनका ये संकल्प है कि ये लोग दिव्यांग लोगों की मदद करेंगे, उन्हें समाज से लड़ना सिखाएंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन एक हैरानी की बात ये है मैडम कि वहां से सिर्फ अंजलि ही नहीं, बल्कि आज से 5 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई थी, जिसकी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की थी। आज ही हमें ये बात पता चली और ये रही उस लड़की की फोटो। ये बात सुनकर नीरजा हैरान थी। वो सोच रही थी, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। शायद ये काम बहुत पहले से यहाँ पर चल रहा है। क्या था संकल्प एनजीओ का राज? वहां से लड़कियां कैसे गायब हो रही थी? इस राज का पता कैसे लगाएगी नीरजा? जानने के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सुन रहे हैं आईएएस नीरजा मंडल की जुर्म के खिलाफ जंग और इंसाफ की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर। नीरजा अंजलि के घर वालों से मिलकर वापस कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी थी। वो अपनी चेयर पर बैठे हुए सोच रही थी कि आखिर अंजलि के साथ हुआ क्या था। तभी एसपी वहां पर 2 फाइल्स के साथ पहुंचा। उसने एक फाइल खोलकर एनजीओ की डिटेल्स और वहां जो होता था वो सब नीरजा को बताया। नीरजा ने गंभीर आवाज में एसपी से पूछा, ये जो पहली लड़की गायब हुई थी, इसकी एज क्या थी? एसपी ने तुरंत कहा, मैडम 25 साल। और अंजलि की? नीरजा ने पूछा। एसपी रघुवीर मीणा ने जवाब दिया, 26 साल। नीरजा कुछ सोचते हुए थोड़ी देर तक शांत रही। उसके बाद उसने एसपी से कहा, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई? जी मैडम, आई ना। इतना बोलकर एसपी ने पहली फाइल को टेबल पर रखा और दूसरी फाइल खोलकर नीरजा से कहा, मैडम, कार में किसी के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये जरूर पता चला है कि वो कार जंगल के अंदर कैसे पहुंची। नीरजा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसे? एसपी ने कहा, किसी भारी वाहन से उस कार का एक्सीडेंट करके वहां तक पहुंचाया गया है, क्योंकि पुलिस को घटना स्थल पर कार के घिसटने के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी ये बात साबित हो गई है। उस जली हुई कार से एक और दूसरे वाहन का पेंट मिला है। ये सुनते ही नीरजा के दिमाग में वो नजारा क्लिक हुआ जब रात को एक गार्बेज ट्रक उनकी कार को क्रॉस करके वहां से निकला।
वो थोड़ा जल्दी में भी था। उसने एसपी से कहा, ठीक है, आप जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचिए, मुझे इसके रिजल्ट्स चाहिए। और वो जो एक और लड़की गायब हुई थी, वो कहाँ की है, क्या है, सब कुछ पता कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये दोनों फाइल मेरे पास ही छोड़ दीजिए। जी मैडम, बोलकर एसपी रघुवीर मीणा वहां से निकल गया। नीरजा के दिमाग में अब ये बातें आ रही थी कि अंजलि ऐसा कुछ तो जरूर जानती थी जिसकी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस एनजीओ में अंजलि काम करती थी वहां कुछ गलत चल रहा हो? क्योंकि पहली लड़की भी वहीं से गायब हुई थी। चाहे जो भी हो जाए, पुलिस को सच्चाई तक पहुंचकर गुनहगारों को सजा दिलानी ही होगी। ऐसे हैवानों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। नीरजा अपनी कुर्सी में बैठे हुए ये सब सोच ही रही थी, तभी एक गार्ड उसके कैबिन में आया और बोला, मैडम, ये आपका लंच। नीरजा ने धीमे से कहा, हाँ, यहाँ टेबल पे ये लाकर रख दो। गार्ड टेबल पर लंच बॉक्स रखकर चला गया। नीरजा ने दीवार घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। उसके दिमाग में अभी अंजलि को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इसी वजह से उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और ना ही उसका लंच करने का मन था। दूसरी तरफ नवल अपनी कार में घर जाते हुए नीरजा के बारे में सोच रहा था कि उसने कलेक्टर के पद को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। जब बहुत सी मुसीबतें उसके रास्ते पर चुनौती बनकर खड़ी थी, तब उन सारी मुसीबतों से लड़ते हुए नीरजा आगे बढ़ती रही। उसने हार नहीं मानी और आज वो इतने ऊंचे ओहदे पर है। नवल नीरजा के बारे में सोचते हुए गर्व महसूस कर रहा था कि उसके जैसी लड़की मेरे जीवन साथी बनने वाली है। बस उसकी माँ को मनाना था, क्योंकि नवल के पिता तो नीरजा से उसकी शादी करवाने के लिए रेडी थे। नीरजा भी इसी वजह से नवल से शादी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो दोनों किसी के खिलाफ जाकर अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। नीरजा में एक संस्कारी बहू के सारे गुण भी थे, इसीलिए नवल के पिता भी उसे पसंद करते थे। अपने केबिन में बैठे हुए नीरजा को बार बार यही लग रहा था कि कल रात जो गार्बेज ट्रक निकला था, कहीं उसने ही तो अंजलि का एक्सीडेंट नहीं किया था। उसने तुरंत आवाज लगाई, नारायण जी। नारायण बाहर कार के पास खड़े हुए गुटखा चबा रहा था। उसने नीरजा की आवाज नहीं सुनी थी। नीरजा के केबिन में दरवाजे के पास खड़े हुए गार्ड ने आवाज लगाकर कहा, नारायण, तुम्हें मैडम अंदर बुला रही हैं। ये सुनते ही नारायण ने तुरंत अपने मुंह का गुटखा किनारे पर थूका और जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ करता हुआ नीरजा के केबिन पर पहुंचा। जी मैडम, आपने बुलाया? बोलकर नारायण नीरजा की टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। नीरजा ने धीमी आवाज में उससे पूछा, कल रात को जब हम बंगले की तरफ जा रहे थे, उस वक्त जो ट्रक हमें क्रॉस करके निकला था, तो आपने उसका नंबर देखा था क्या? या कुछ ऐसी चीज नोटिस की हो जिससे उस ट्रक की पहचान हो सके? नारायण ने कुछ देर तक सोचकर कहा, नहीं मैडम, वो उसकी लाइट आंख में इतनी तेज पड़ी थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वैसे क्यों मैडम, उस ट्रक वाले ने कुछ किया है क्या? नीरजा ने गंभीर आवाज में कहा, नारायण जी, आपको इन सब में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना पूछा गया आप सिर्फ उतना बताइए। नारायण ने धीमे से कहा, सॉरी मैडम। नारायण जानता था नीरजा तभी उससे सख्ती से पेश आती थी जब वो किसी टेंशन में हो या कोई ऐसा केस हो जिसके बारे में कुछ पता न चल रहा हो। वो समझ चुका था कि नीरजा अभी भी अंजलि के केस के बारे में ही सोच रही है। ठीक है नारायण जी, आप जा सकते हैं। बोलकर नीरजा अपनी टेबल पर रखी हुई वो फाइल्स देखने लगी जो एसपी उसके पास छोड़कर गया था। नीरजा उन फाइल्स की रिपोर्ट को गौर से पढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बात लिखी हुई थी जिस बारे में एसपी ने उसे नहीं बताया, कि उस जगह पर एक ट्रक के चक्के के निशान भी पाए गए थे। ये पढ़ते ही नीरजा का शक यकीन में बदल गया कि कल रात अंजलि जिस कार में थी उसका एक्सीडेंट उस गार्बेज ट्रक से ही हुआ था। उसने तुरंत एसपी रघुवीर मीणा को कॉल लगाकर कड़क आवाज में कहा, आखिर आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एसपी ने धीमी आवाज में कहा, क्यों, क्या हुआ मैडम? नीरजा ने कहा, इसमें साफ साफ लिखा है कि घटना स्थल पर ट्रक के टायरों के निशान पाए गए हैं। एसपी ने कहा, सॉरी मैडम, गलती हो गई।
मैं आपसे बताना भूल गया था। नीरजा ने एसपी को ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने कल रात वहां से गार्बेज ट्रक निकलते हुए देखा था। जितने भी गार्बेज ट्रक यहाँ की नगर निगम में चलते हैं उनके ड्राइवर्स को पकड़ो और सबसे पूछताछ करो इसी वक्त, और किसी पर शक जाता है तो उसे जेल में बंद करके उससे सच उगलवाओ। इतना बोलकर नीरजा ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के केबिन में बैठे हुए एसपी रघुवीर मीणा ने कॉल कट होते ही खुद से बुदबुदा कर कहा, मैडम भी कहाँ फंस रही हैं। वो जानती नहीं कि किस केस में घुस रही हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो अगली लाश मैडम की ना हो। मैं तो इन सब में पड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन लगता है मैडम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएंगी। क्या करूं और क्या ना करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सोचकर रघुवीर मीणा ने एक हवलदार को आवाज लगाकर कहा, भवानी जीप निकाल। आखिर किस बात से डरा हुआ था एसपी रघुवीर मीणा? क्या वो जानता था कि अंजलि के मर्डर के पीछे किसका हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। है आईएएस नीरजा मंडल की जुर्म के खिलाफ जंग और इंसाफ की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर। शाम के 7 बज रहे थे। हल्के से अंधेरे में नवल की कार जयपुर हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। तभी नवल का फोन बजा। नवल का फोन उसके पैंट की जेब में था, इसलिए उसने पहली बार में फोन नहीं उठाया। दूसरी बार फिर से फोन बजा। नवल बुदबुदा कर बोला, कौन मुझसे बात करने के लिए इतना बेसब्र हो रहा है? नवल अपना एक हाथ स्टीयरिंग से छोड़कर जेब से फोन निकालने लगा। तभी अचानक से एक जानवर नवल की कार के सामने आ गया। नवल ने उसे बचाने के लिए अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कार दूसरी तरफ ली, पीछे से एक ट्रक ने नवल की कार को जोरदार टक्कर मारी। एक जोरदार आवाज के साथ नवल की कार 2 गुलाटी खाकर हाईवे पर पलट गई। कुछ देर पहले जो नवल सही सलामत कार चला रहा था, अब वो खून से लथपथ हो चुका था। हाईवे में जाम लग गया। नवल की कार के कांच के टुकड़े पूरी सड़क पर फैल चुके थे। शायद नवल फोन न निकाल रहा होता तो उसका ध्यान हाईवे से हटता ही नहीं और वो पीछे से आ रहे ट्रक को कार के रियर व्यू मिरर पर देख पाता। एक्सीडेंट होते ही नवल बेहोश हो गया था। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। हाईवे पर जमा भीड़ नवल की कार में झांक झांक कर देख रही थी, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ घर में नवल की माँ मीरा बजाज उसे फोन कर रही थी, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा था, क्योंकि नवल ने पैंट की जेब से अपना फोन तो निकाल लिया था, लेकिन एक्सीडेंट में लगे झटके से उसका फोन हाथ से छिटक कर कार से बाहर गिरकर टूट गया था। मीरा को उसकी फिक्र हो रही थी। तभी हॉल के सोफे पर बैठे हुए मिस्टर बजाज ने मीरा से कहा, अरे परेशान क्यों होती हो? किसी जरूरी काम में व्यस्त होगा, जब फ्री होगा तो खुद ही फोन लगा लेगा। मीरा ने चिंता करते हुए कहा, कल से उसका कोई कॉल नहीं आया है। 2 दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए। कहाँ है, कैसा है, बात तो कर लूं। ऐसी भी जॉब किस काम की जिसमें घर वालों से बात करने का टाइम ही ना मिले। तभी मिस्टर बजाज का फोन बजा। उन्होंने देखा तो किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। उन्होंने कॉल उठाकर हेलो कहा ही था कि दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मिस्टर बजाज के मुंह से जोर से निकला, नवल कैसा है वो? रात के 8 बजे नीरजा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। वो अंजलि के केस को हर पहलू से देखने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में एनजीओ को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी नीरजा का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर धीमे से कहा, हाँ पापा जी नमस्ते। दूसरी तरफ से किसी की सिसकियों की आवाज के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद जानने के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद